नमस्कार। 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 हाँ, नमस्कार। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर रमाशंकर दुबे और प्रोफेसर आलोक गुप्ता हमारे रजिस्ट्रार मुझे परिचय कर दूची आम लेफ्ट साइड चेक साइड अच्छी प्रोफेसर रमाशंकर दुबे ऑनरेबल वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। सर मु कटक रही 4 वर्ष से चाकरी करी कटक। आपण ओडिया लोक बढ़िया नहीं नहीं यूपी बनारस ओइपिलो कित बढ़िया ओडिया कहू हां से ओडिसा रहितले ओडिसा रे तो 4 वर्ष ओडिसा तो 20 वर्ष 25 वर्ष के मुख्यमंत्री बोल के ओडिया कोई परुना थियो। ठीक है सो मयूर कैन यू स्टार्ट नाउ वेट। हाँ मयूर भाई वेट है मैं जब बोलूं तब चलाइएगा। चलिए सभी अभी हमारे मुख्य अतिथि भी हमसे जुड़ चुके हैं। आज इस कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत इस वेबिनार में मैं डॉक्टर अतनु महापात्र नोडल ऑफिसर और चेयरमैन एक भारत श्रेष्ठ भारत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सभी फैकल्टी मेंबर, सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के फैकल्टी मेंबर, स्टाफ, स्टूडेंट और कर्मचारी और सभी छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के जितने भी जुड़े हो, इसके अलावा जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं फेसबुक लाइव पे अभी देख रहे हैं, सभी को स्वागत और अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम में जैसे कि कार्यक्रम का इस विषय का शीर्षक है स्वाभिमान, अखंडता एवं आत्मनिर्भरता का प्रतीक नया भारत, इस विषय पे एक ये वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार में आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं। बहुत कीमती समय आपने हमें दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रताप चंद्र षडंगी, आप वर्तमान में भारत सरकार के MSME एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग और फिशरी का स्टेट मिनिस्टर है। आप मूल निवासी उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के हैं। वहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी नीलगिरी में आप लगातार 2 बार जीते और वहाँ पे उड़ीसा राज्य में अपना सेवा दी। उसके तत्पश्चात 2014 में इलेक्शन आप किसी वजह से हारे और 2019 में पुनः आप जीत कर आए और अभी वर्तमान में भारत सरकार में आप मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। जैसे कि हम सब जानते होंगे कि आज के जो हमारे मुख्य वक्ता, जब पहली बार आप सांसद में आए और आपका जो भाषण हुआ, उद्बोधन हुआ संसद में, तो ये बहुत चर्चित रहा। लगभग करोड़ों दर्शक इसको देखे हैं और सुने हैं, न केवल अनुभव किया है। और चर्चा इस विषय के लिए है कि माना जाता है, कहा जाता है कि प्रताप षडंगी जी आज की डेट में सबसे गरीब MP और मिनिस्टर हैं, जो आज तक इतनी सरल जिंदगी जी रहे हैं। स्वयं साइकिल पे चलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और स्वयं एक झोपड़ी जैसा, टीन जैसा घर में रहते हैं और ऐसा सरल जिंदगी जीवन, एक साधु का जीवन जो आप पिछले अनेक वर्ष से आज तक आप व्यतीत कर रहे हैं। आप चाहते थे कि एक साधु बने, सन्यासी बने, लेकिन परिस्थिति ने आपको ये अनुमति नहीं दी। आप लगातार विवेकानंद और रामकृष्ण की भक्त रहे हैं। कई बार आपने प्रयास किया बेलूर मठ जाने के लिए, लेकिन घर में माता जी अकेले थे, इसीलिए उनको कहा गया कि नहीं, आप सन्यासी बनना भी अनुचित है। इसलिए आप वापस आए और समाज काम में तब से लेकर आज तक निरंतर चलते रहा, लगातार आप काम करते रहे। श्री प्रताप षडंगी जी न केवल एक अच्छे चिंतक है, विचारक है, बल्कि आप एक संस्कृत में विद्वान हैं और आपका गहरा अध्ययन, संस्कृत में रुचि के साथ साथ गहरा अध्ययन भी है। और आपने संस्कृति, भारत संस्कृति, कल्चर, इंडियन फिलॉसफी पे आपका बहुत गहरा अध्ययन भी रहा है और इसका उद्भावन, इसका हमें समय समय पे उसका मार्गदर्शन मिलता रहा है। षडंगी जी एक बालेश्वर जिला में और मयूरभंज जिला, जो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिला है, वहाँ पे गरीब बच्चों के लिए लगातार भिन्न प्रकार के स्कूल, जिसको हम कहते हैं एकल विद्यालय, वन टीचर स्कूल की, ताकि 1900 इस सदी के प्रारंभ में
आपने लेट 90s और 2000 के प्रारंभ में आपने शुरुआत की और वो निरंतर चलता आ रहा है। ऐसा एक सरल जीवन यापन करने वाले, एक बड़ा विचार रखने वाले व्यक्ति और हमारे साथ आज उपस्थित है, इसलिए हम आज बहुत बहुत बधाई, हम सबके लिए बहुत बहुत गौरव का विषय है और आपको बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हम हमारे बीच में है आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करने के लिए हमारी सम्माननीय माननीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, जो कि न केवल एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, साथ साथ एक एकेडमिशियन ऐसा है जिनका गहरा रुचि और अध्ययन समाजशास्त्र में भी है। आप लंबे समय तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। अनेक टीम में यूजीसी की अनेक कमेटी एकेडमिक बॉडीज में आप रहे, सर्च कमेटी से लेके विजिटर्स नॉमिनी तक आप अभी भी वर्तमान भी आप भारत सरकार की सेवा दे रहे हैं। साथ साथ इससे पहले आप भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी आप कुलपति रह चुके हैं। आप नया वाइस चांसलर के रूप में हमारे से हम इस यूनिवर्सिटी में आए और आपकी न केवल एकेडमिक मार्गदर्शन बल्कि व्यक्तित्व और एक ट्रांसपेरेंसी के तहत हम यूनिवर्सिटी को कैसे आगे बढ़ाएं, इसका निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहा है। आज हमारे बीच में जुड़े हैं, साथ में हैं हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात के कुल सचिव प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी, जो आप रजिस्ट्रार पद संभाल रहे, साथ साथ हिंदी भाषा की आप प्रोफेसर रहे, इससे पहले पूर्व डीन भी रह चुके हैं और इन्हीं की नेतृत्व में, इन्हीं की प्रयास में गुरु अपनी केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में गुजराती भाषा का शुरुआत हुई है और आज एक फुल फ्लेज गुजराती डिपार्टमेंट शुरुआत हो गई। और जब हमारे आदरणीय कुलपति रमाशंकर दुबे सर आए, उसके बाद ये डिपार्टमेंट प्रारंभ हुआ। ऐसे इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कम समय में, क्योंकि आज हम मंत्री जी को ज़्यादा सुनेंगे, मैं शायद ज़्यादा बोल चुका हूँ, मैं अपनी बात को विराम देने से पहले मैं निवेदन करूँगा कि यूनिवर्सिटी का जो कुलगीत है, विश्वविद्यालय की जो कुलगीत है, उसको प्ले किया जाए। लेकिन कुलगीत सुनने से पहले मैं एक इसके बारे में जैसे कि छोटा सा भूमिका देना चाहूँगा। इस कुलगीत की जो रचयिता है वो और कोई नहीं है, हमारे बीच उपस्थित है हमारे आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर, जिन्होंने जब पहली बार ज्वाइन किया तो देखा कि यहाँ पे कुलगीत नहीं है। इस चीज़ को उनको बहुत बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने ना केवल किसी का इंतजार किया, वेट किया कि कोई उसको रचना को रचे, अच्छा उसको शब्द में सिंजवाए, लेकिन किसी को इंतजार करे किए बगैर उन्होंने स्वयं इस कुलगीत को रच डाला। और उस कुलगीत के अंतर्गत सबसे बड़ी खासियत है कि गुजरात की जो गौरवशाली इतिहास है, गुजरात की जो लंबा परंपरा है, सांस्कृतिक धरोहर है, ये सब उसके अंतर्गत है। चाहे गुजरात के जितने भी महापुरुष हुए, गांधी जी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, अनेक महापुरुषों के साथ साथ गुजरात की जितनी प्राकृतिक संपदा है, नर्मदा है, साबरमती है, इन सब की एक सूत्र में बांधने की प्रयास की गई है। और इस कुलगीत को हम आप सुने और सभी से इस कुलगीत की परंपरा है, जैसा हमने इसको एकेडमिक काउंसिल और बाकी जगह पे इसको अप्रूव किया है कि इस कुलगीत की जो भी कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता है उस कुलगीत को हम चलाना अनिवार्य होता है। और सुनने के बाद, इस कुलगीत की सुनने के बाद सबसे आग्रह ये है कि कोई ताली ना बजाए। तो आइए इस कुलगीत को प्रारंभ करते हैं, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मयूर जी, कुलगीत को चालू किया जाए। धन्यवाद। परम पावन अति मन भाव यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। इस भूमि से राष्ट्रपिता ने विश्व शांति संदेश दिया। शारीरिक बौद्धिक नैतिक विकास को शिक्षा का आदर्श किया।
सदाचार को नित संकल्पित सत्य शिक्षा का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। भूमि लौह पुरुष की जिससे एकीकृत हुआ चिंतन हेमचंद्र दयानंद का लोथल से हुई सभ्यता महान। साबरमती नर्मदा से सिंचित सामाजिक ज्ञान का कुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। द्वारिकाधीश पर गर्व करे हम, गीता का जिसने ज्ञान दिया। कर्म भक्ति और ज्ञान ज्योति से मानव का उत्थान किया। उनके दिव्य दर्शन से प्रेरित कर्म ज्ञान का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। भाषा शिक्षण सायन प्रबंधन विविध ज्ञान विज्ञान समागम। नवाचार से विश्वविद्यालय जहाँ शोधरत हर जन मन। नई विधा में शोध व शिक्षण ज्ञान सृजन का कुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई। तो ये था हमारे कुलगीत जो प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर जो हमारे कुलपति है उनके द्वारा रचना की गई है। और आइए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे कुल सचिव प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी से मैं विनती करूंगा कि वो हम सबको स्वागत करें और खास करके हमारे जो आज के मेहमान है, विशेष मेहमान है, उनको स्वागत करें और कार्यक्रम को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी। नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम दो भाषाओं, राज्यों और को जोड़ने के कार्य से जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी उससे जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम कर चुके हैं। इस तरह से उसी की कड़ी में आज ये विशेष कार्यक्रम जिसका शीर्षक स्वाभिमान, अखंडता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक नया भारत, इस संदर्भ में विशेष अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी हमें उपलब्ध हुए हैं। उनकी व्यस्तता से हम परिचित हैं, लेकिन उनकी सहजता से भी हम परिचित हैं। जिस सहजता से उन्होंने हमें बड़े आराम से बहुत समय न लगाकर हमें ये समय दिया और उसी समय पर वो उपस्थित हुए, उनका मैं विशेष
स्वागत करता हूं और हार्दिक आभार मानता हूं। हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी की ये विशेषता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण विज्ञानी हैं, केमिस्ट्री के वो जाने माने स्कॉलर हैं, लेकिन साहित्य और संस्कृति के प्रति वो उतने ही कंसर्न रखते हैं। वो उनका प्रेम, उनका मार्गदर्शन इस यूनिवर्सिटी को एक दिशा निर्देश देता है। उसका प्रतीक ये हमारा कुलगीत है, जो एक सांस्कृतिक रूप से हमारी जो विशिष्टता है उसको बताता है। इस कड़ी में ही मैं डॉक्टर अतनु महापात्र का भी विशेष उल्लेख इसलिए करना चाहूँगा, उनके उत्साह के कारण ये कार्यक्रम और महत्व का बनता है। उस सारी टीम का भी और जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। हम विशेष रूप से मंत्री जी को सुनेंगे, लेकिन एक दो बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा। यह नए भारत की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है और वह एक मिशन के रूप में है। ये मिशन हम सबको मिलकर, पूरे देशवासियों को मिलकर उसको साकार करना है। कोरोना काल में देश के सामने कई ऐसी समस्याएं थी, उनको उसने हमें 3-4 महीने में बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ अंतर्मुखी हमें बनाया। हम अपने को जाने, इस देश की परंपरा को जाने, इस देश के पारिवारिक मूल्यों को समझने का मौका इस दौरान हमें मिला है। इस संकट में पूरा देश एकजुट रहा और कुछ क्षेत्र में तकलीफें भी हुई, लेकिन देश की अखंडता और स्वाभिमान को कहीं चोट नहीं आई। हमारी परंपरा में ही अखंडता के तत्व समाहित हैं। भौगोलिक क्षेत्र में विविधताओं से भरा यह देश विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में स्वाधीनता से पहले बटा था, लेकिन सांस्कृतिक एकता और अखंडता के बीच यह हमेशा से जुड़ा रहा। हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत महत्वपूर्ण थी और उसी के साथ उस परंपरा में की विशिष्टता यह है कि हम दया, दान, परोपकार जैसे मूल्यों में विश्वास करते हैं। हमारी संस्कृति के ये प्रतीक हैं। आध्यात्मिकता और संतोष भावना ये इसके केंद्र में है। इसलिए ही शायद हम इस अखंडता को और आत्मनिर्भरता को एक नई ऊंचाई तक फिर से ले जाएंगे, जो हमारी परंपरा की देन है। जिन चीज़ों के साथ ये चीज़ें जुड़ी हैं, आज इसके 2-3 चीज़ें हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताई। हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर, जिसको हम कहते हैं युवा धन, हमारे पास इतना विशाल मात्रा में है कि उसकी अगर एनर्जी को, उसकी शक्ति को, उसकी दृष्टि का उपयोग अगर हम करेंगे भारत के विकास में, तो एक नई ऊंचाई अपने आप मिलेगी। हम कृषि और उद्योग इन दोनों का सहयोग लेकर ये योजना, ये स्वप्न साकार होगा। उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 21वीं सदी में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने उद्योग को, अपने उत्पादनों को विशेष महत्व देना होगा। जिस तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की सरकार निरंतर से कटिबद्ध है, मैं आशा करता हूं कि इस ओर हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय मंत्री जी को मैं सुनना चाहूंगा। हम लोग सब सुनने को उत्सुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे कुल सचिव प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी को सुन रहे थे। अब हम आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि विषय और संदर्भ आत्मनिर्भरता, अखंडता और स्वाभिमान के प्रतीक नया भारत। स्वाभिमान भारत पहले भी था, आज चर्चा क्यों? अखंड पहले भारत पहले भी था, आज क्यों? आत्मनिर्भर पहले भारत भी था, लेकिन आज क्यों? भारत पहले भी था, लेकिन नया भारत का संकल्पना क्या है? तो मैं कई बार जब देखता हूं, सुनता हूं कि हमें ये महसूस होता है कि नया भारत में कई चीज ऐसे जो विरल है, जो पहले कभी हुआ ना हो, आज उस चीज को हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति कर रहे हैं। जैसे कि अखंडता की एक अनुभूति हो रही है, कई सारे हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं। आत्मनिर्भरता हाल ही में शुरू हुआ है, लेकिन पहले भी हम आत्मनिर्भर थे। लेकिन अब की जो आत्मनिर्भरता है, उसकी उद्देश्य और उसकी परिणाम
एक अलग प्रकार का होगा। साथ साथ स्वाभिमान की जो प्रतीक है, स्वाभिमान का जो है, वो भी एक अभूतपूर्व महसूस हमें अभी खास करके इस संदर्भ में महसूस हो रहा है। इसीलिए जो आत्मनिर्भर अखंडता और स्वाभिमान है, इसकी नया भारत के साथ जोड़कर अगर हम देखें, एक अलग अनुभूति दूसरी बार भी मैं कहूँ इसको कि कुछ चीजें जो साधु, जो ऐसी विजनरी पॉलिटिशियंस होते, साधु होते हैं, तो उनको पहले ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आभास हो जाता है। कोरोना अब हुआ है, लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट पहले से शुरू हो गई थी। कोरोना अब हुआ है, लेकिन 2015 में जब 14 में जब हमने पहली बार आए, तो स्वच्छता अभियान और योगा ये पहले भी प्रारंभ हो चुका था। कहने का तात्पर्य है, नया भारत में एक मिला जुला असर नहीं, एक समग्रता के असर हम देखेंगे। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब हमारी जो इतने समय से हम अपेक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय मंत्री जी भारत सरकार की, प्रताप षडंगी जी, उनको हम सुनेंगे। हाल ही में इनके बारे में एक चीज छूट गया था। हाल ही में उनको पूछा गया पत्रकार ने कि साहब आप अपना पक्का घर कब बनाएंगे? उन्होंने कहा कि अभी जल्दी कोशिश करते हैं। तो ऐसे सरल व्यक्तित्व, ऐसे विचारों की धनी व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है। तो मैं आशा करता हूं कि हम सबको इसके लाभ मिलेगा। और आइए सुनते हैं माननीय मंत्री जी प्रताप चंद्र षडंगी जी से। नमस्कार। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः, स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेमदेवहितं यदायुः। ओम शान्ति। रत्नाकरा धौतपदा हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजरसिरत्नाढ्यं वन्दे भारत। इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री रमाशंकर दुबे जी, जो गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी, प्रोफेसर डॉक्टर अतनु महापात्र जी, जो चेयरमैन है एंड नोडल अफसर है EVSB, और इस कार्यक्रम के अन्यतम विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आलोक गुप्ता, रजिस्ट्रार एंड प्रोफेसर सेंटर ऑफ हिंदी लैंग्वेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। बाकी सारे जितने महानुभाव हैं, मैं समस्त सभी को अभिनंदन करता हूँ। ये विषय अत्यंत गंभीर और व्यापक है, और मेरा ज्ञान अत्यंत सीमित है, समय विश्वल है, और मैं इस पर न्याय कर सकता हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता है। फिर भी ये मेरे लिए एक अवसर है कि आप जैसा विद्वानों का संग लाभ और आपका आशीर्वाद प्राप्त करना और भारत माता की चरण वंदना करना। इसी विनम्रता के साथ मैं मेरा वक्तव्य को प्रारंभ करता हूँ। यह विषय अत्यंत आकर्षक भी है, और मुझे लगता है कि हमारा देश का एक अत्यंत गौरवमय अतीत था, और आज वर्तमान भी गौरवमय हो रहा है। बीच में कुछ समय हमारा एक डिकाडेंस का पीरियड आया था। मुझे एक घटना याद आता है। 1892 में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण का संदेश को लेकर के वो विचलित थे, कैसे इसको क्रियान्वित किया जाएगा। संपूर्ण भारत और मानव जाति को उठाने के लिए उनका आदेश था, लेकिन ये कपरदखीन सन्यास, वो कैसे इसको प्राप्त करेंगे? पहले तो इसको जानना चाहिए भारत क्या है, और इसलिए हिमालय से लेकर कुमारिका तक उन्होंने भ्रमण किया। भारत को जानने के लिए भारत माता का निविड़ सान्निध्य प्राप्त किया है। दीन दरिद्र दुखी बेरोजगार कुसंस्कारग्रस्त भारत, और जिसके अंदर में एक अत्यंत प्राचीन प्रज्ञावान वैभव में अतीत का स्पंदन, ये सबको अनुभव करते हुए स्वामी जी भारत की दक्षिण सीमांत में पहुंच गए। देवी कन्याकुमारी का विग्रह के सामने चीर कुमार विवेकानंद पहुंच गए और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोलने लगे, आंसू बहाते हुए, माता, ये भारत में इतना दुख है, अगर दुख दूर करने का सामर्थ्य मुझे नहीं दिया तो दुख देखने का चांस क्यों देते हो? इतना कहते हुए रोते रोते विवेकानंद ध्यानस्थ हो गए और आ गए। उनको अपार समुद्र जैसा पुकार रहा था। वो एकांत चाहते हैं, अंतरात्मा का आवाज सुनने के लिए उनको एकांत में ध्यान करना था, और समुद्र का अशांत तरफ को देखते हुए उनको छलांग लगाने की इच्छा। वो
बोट में भी जा सकते थे, पैसा न होते भी साधुओं को ले जाते थे, लेकिन वो स्वाभिमानी पुरुष वो समुद्र को छलांग लगा करके सागर को भक्ष्य को भेद करते हुए भारत की शेष शैलखंड पर उपविष्ट हो गए। उधर वो श्रीपाद पराई जहाँ पर देवी कन्याकुमारी का पदांकन है वो ध्यानस्थ है। लगभग 3 दिन तक उन्होंने निरवच्छिन्न रूप में ध्यानस्थ किया। संपूर्ण मानव जाति के आध्यात्मिक इतिहास में यह ध्यान एक अलौकिक घटना है, एक विशेष घटना है। इस ध्यान का विषय वस्तु मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य, पुरुषार्थ, स्वर्ग या भगवान नहीं थे। इस ध्यान का विषय वस्तु था मनुष्य, भारत माता, भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य, उनका ध्यान का विषय वस्तु था। और ध्यान में वो भारत का अतीत का गौरव, व्यास, वशिष्ठ, कपिल, कणाद, राम, कृष्ण, इनका भारतवर्ष देखा। देख करके आनंद में विभोर हो गए। फिर वर्तमान का तात्कालिक डिकाडेंस जो अधपतन हुआ, ये अधपतित भारतवर्ष का चित्र उनको विचलित कर दिया। बुभुक्षा, दरिद्रता, कुसंस्कार में जर्जरित भारत माता को ध्यान नेत्र में उन्होंने देखा। ये कोई कंटेम्पलेशन नहीं था, ये विचारणा नहीं था। यद्यपि ये विचारणा से, कंटेम्पलेशन से प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका अंतिम स्वरूप विजुअलाइजेशन था। ये साक्षात प्रत्यक्ष रूप में भारत माता को दर्शन दिया। और इस धीरे धीरे ये ध्यान परिपक्व होते गया। धीरे धीरे उन्होंने भविष्य भारत की महिमामय चित्र देखने लगे। भविष्य का भारत अतीत का समस्त गौरव को म्लान कर देगा, ऐसा एक गौरवमय भारत को देखते हुए विवेकानंद का आंखों का आंसू समाप्त। और ध्यान से विवेकानंद जब उठे, एक नया विवेकानंद जो काशीपुर में ब्रह्मज्ञानी बने थे, वो कन्याकुमारी में भारत का राष्ट्र गुरु, विश्व गुरु बन गए। ये विवेकानंद आगामी दिन में सारा विश्व का भविष्य को परिवर्तन करने वाले थे। ऐसा पुरुष सिंह विवेकानंद जो भारत का भविष्य को देखा, मुझे लगता है आज ये भविष्य रूपायित होने वाला है, हो रहा है। उस दिन विवेकानंद अमेरिका में मिशिगन यूनिवर्सिटी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोले थे, द प्रेजेंट सेंचुरी इज योर्स बट 21st century is ours. You will have to rush to India to sit at your feet and to learn from us. Now that is happening. वो विवेकानंद का भविष्यवाणी, कई भविष्यवाणी सत्य हो गया है। भारत की स्वाधीनता के बारे में उन्होंने बोला था कि 50 साल के अंदर भारत आजादी प्राप्त होगा। 1897 में अमेरिका से वापस आने के बाद एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बोला, ठीक 50 साल के बाद। और विवेकानंद ने बोले थे कि द नेक्स्ट ग्रेट अपहेवल, शुद्र राज, द रूल ऑफ प्रोलेटेरिएट इज कमिंग आइदर इन रशिया और इन चाइना, व्हिच कार्ल मार्क्स नेवर प्रेडिक्टेड। परंतु विवेकानंद का भविष्यवाणी सच हो गया। और विवेकानंद ये भविष्यवाणी कहते हैं कि 21वीं सदी का भारत विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश होगा, शक्तिशाली, पराक्रमी, संपन्न और गारिमामय भारतवर्ष। और आज ये सच होने वाला है, ऐसा मालूम होता है। भारत की एकता के बारे में आपने बताया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वाभिमान, अखंडता एवं आत्मनिर्भरता का प्रतीक नया भारत। भारत की एकता का आधार क्या है? भारत क्या है? एक भारत का अर्थ क्या है? भारत में हजारों भाषा, नाना प्रकार का रीति नीति, पोशाक, भिन्न भिन्न प्रकार का आचार व्यवहार, खाद्याभ्यास, फिर इसमें एकता का आधार क्या है? और ये बाह्य विभिन्नता को देखते हुए हमारे कई राजनेता जो भारत का इतिहास का गहरा अध्ययन कभी नहीं किया है, वो बोलते हैं कि भारत को एक नहीं, एक देश नहीं है, एक उपमहादेश है। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री जो विदेश में भारतीय जनता का टैक्स से आराम करते हुए सालों साल चिकित्सा के नाम पर रहे, वो कभी बोलते थे, और कई नेता भी ऐसा बोलते थे कि हमारा न कोई देश है, हमारा एक उपमहादेश है, हमारा न कोई राष्ट्र है, हमारा एक राष्ट्र संघ है, और हमारी न कोई संस्कृति है, हमारी मिली जुली संस्कृति। ऐसा असार दायित्वहीन मंतव्य हमारे देश के दिग्गज नेताओं से आता है, ये दुखदायक है। जैसा कि पेड़ का शाखा, पत्र, पुष्प, फल सब अलग दिखते हुए भी, अलग उपयोगिता होते हुए भी समान खाद्यसार संपूर्ण वृक्ष का पुष्टि साधन करता है, जैसा हमारा हाथ, पाद, आंख, कान, इस सारा अवयवों का भिन्नता, आकार दृष्टिया और उपयोगिता दृष्टि से भी भिन्न प्रतीयमान
होते हुए भी ये सब एक समान जीवन रस के द्वारा परिपुष्ट होते हैं और शरीर का अंग रूप में, अभिन्न अंग रूप में इनका अस्तित्व है। जब शरीर से विच्छिन्न होते हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हाथ को काट दो, इसका अस्तित्व समाप्त है। पैर को काट दो, इसका अस्तित्व समाप्त है। ऐसा ही इस भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न भूषा, भिन्न भिन्न रीति नीति होते हुए भी संपूर्ण देश एक है। हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है लेकिन हमारा लक्ष्य एक है। साधन भिन्न हो सकता है लेकिन साध्य एक है। हमारा आजीविका भिन्न हो सकता है, जीवन एक है। रचना भिन्न हो सकता है, साहित्य एक है। भाषा भिन्न हो सकता है, भाव एक है। रीति भिन्न हो सकती है लेकिन संस्कृति एक है, और यह भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति। और इसको स्वीकारना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक सत्य है। भारत की एकता का आधार है सांस्कृतिक एकता। 700, 800, 1000 राज्यों में विभक्त थे सार्वभौम राज्य, तब भी हम एक राष्ट्र थे। जब मुगलों ने हमको शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, ग्रीकों ने शासन किया, कुषाणों ने शासन किया, तब भी हम एक राष्ट्र थे। वयम राष्ट्र बलम ओजस्व जात वेद में कहा गया है। राष्ट्र का आधुनिक वैज्ञानिक और राजनीति वैज्ञानिक को पूछेंगे तो ये बताएगा कि राष्ट्र का चतुर्विध घटक है। एक होता है पॉपुलेशन, टेरिटरी, दूसरा गवर्नमेंट और सार्वभौम और सॉवरेनिटी, अर्थात भूखंड, जनता, सरकार और सार्वभौमत्व। लेकिन ये सामान्य शुद्ध तर्क के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह सत्य नहीं है। सरकार अथवा राज्य सत्ता न होते हुए भी हम एक राष्ट्र हो सकते हैं, और ये 4 घटक होते हुए भी हम राष्ट्र नहीं हो सकते। इस भूमि के साथ हमारा संबंध क्या है, ये सबसे बड़ा मौलिक प्रश्न है। ये भूमि के साथ हमारा संबंध ही हमको राष्ट्रपद वाच्य करता है। इस भूमि को हम माता मानते हैं। वेदों से लेकर विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस तक सबने इस भूमि का वंदन किया। वेद कहते हैं माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्याः। हम सैया त्याग करने से पहले भूमि को स्पर्श करते हुए कहते हैं समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शं क्षमस्व। भगवान श्री रामचंद्र को जब विभीषण और लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़ करके बोले हे प्रभु आप इस स्वर्ण लंका पर शासन करिए, भगवान ने साहस से बोलने लगे अरे क्या है, अभी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननीं जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य कहते हैं प्रातः स्मरामि शुभदांग वरदांग वरेण्यम सिंदूर्मि धौतो चरणम सुधियाम शरणे। विवेकानंद कहते हैं आगामी 50 साल तक अन्य सब देव देवी को लाल कपड़ा में बांध करके फेंक दो, तुम्हारा एकमात्र जीवंत जागृत राष्ट्र देवता है भारत माता। भारत माता अब पशु बलि नहीं चाहती है, नर बलि चाहती है, सहस्त्र युवक बलि चाहती है। आंखों की लोतक से नहीं, हृदय का रक्त तर्पण करो, भारत माता की चरण वंदना करो। और इस आह्वान का उत्तर दिया इस देश के क्रांतिकारियों ने। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, क्षुदिराम बोस, दिनेश गुप्ता, विनय बोस, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, प्रीति लता देवी, स्वर्णलता देवी, अशफाक उल्लाह खां, वाघा जतीन, ये सब क्या किया? रक्त तर्पण ही किया। चाफेकर ब्रदर रक्त तर्पण ही किया। देश जननी का चरण को अभिषिक्त किया अपना हृदय के शोणित से। और श्री अरविंद क्या कहते हैं? भारत माता मृत्तिका का विस्तार नहीं है, साक्षात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महेश्वरी स्वरूपिणी चिन्मयी जगत जननी भारत माता। ऋषि बंकिम चंद्र गान करते हैं तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं यही भारत तेरे महामानवेर सागर तेरे। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं मैं हूं भारत माता, मैं जब चलता हूं माता चलती है, मैं जब सो जाता हूं माता सो जाती है, मैं जागृत होने से माता जागरिता होती है। और हिमालय मेरा तुषार मुकुट है, कन्याकुमारी मेरा चरण द्वय है, सौराष्ट्र और गंगा सागर मेरा प्रसारित बाहुत है। इससे भारत माता जिनको रामकृष्ण आदि अवतार से लेकर ऋषि मुनि सब वंदना किया है, ये कभी एकमात्र मृत्तिका का टुकड़ा नहीं हो सकता है। ये सक्षत चिन्मयी माता है, जगत जननी माता।
ये हमारा राष्ट्र के साथ संबंध है, और इस संबंध, इस सनातन संबंध हमको एक राष्ट्र रूप में अनादिकाल से परिचित कर। और ये राष्ट्र की एकता तब से स्थापित हुआ है जब से राष्ट्र सृष्टि हुआ है। कैसे सृष्टि हुआ है? कोई सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी का उपज नहीं है ये राष्ट्र, कोई कोरा कल्पना नहीं है राष्ट्र का वैभव। ये राष्ट्र एक दैवी राष्ट्र है। हमारे वैदिक ऋषियों से लेकर ऋषि दयानंद तक, बुद्ध से लेकर नागसेन तक, श्री चैतन्य भगवान से लेकर चंद्रधर तक, महाराणा प्रताप से लेकर प्रतापादित्य तक, छत्रपति शिवाजी से लेकर छत्रसाल तक, समर्थ स्वामी रामदास से लेकर रामकृष्ण विवेकानंद तक, ऋषि अश्वपति अश्व घोष से लेकर श्री अरविंद तक, हमारे ऋषि महर्षि दार्शनिक प्रज्ञा पुरुष इस भूमि का वंदना किया है, क्योंकि इस भूमि सनातन स्वयंभू, जैसा पतित पावनी गंगा हिमाद्रि की गिरि गुहा से निकल करके कहीं कल कल छल छल नाद से, कहीं भीमकांत गर्जन से आकाश को गुंजायमान करते हुए दोनों पार्श्वस्थ भूमि को शीतलता, स्निग्धता और पवित्रता प्रदान करते हुए अग्रसर होकर के समुद्र में पतित होती है, वैसा ही हमारा सनातन राष्ट्र चिंतन ऋषि मुनियों का गिरि गुहा से ध्यान से निकलता हुआ एक दैवी विभूति है। और यह राष्ट्र एक दिव्य राष्ट्र है। हमारा देव ऋषि वंदनीय यह आर्य वसुंधरा भगवती भारत माता को भगवान राम ने, कृष्ण ने, शंकराचार्य ने, सबने वंदन किया है। यह सामान्य विभूति नहीं है, एक दैवी विभूति है, परमात्मा का वरदान है, समग्र विश्व का कल्याण कारिणी जगत जननी भारत माता है। और इसलिए देवता भी संकल्प करते हैं भारत में पैदा होने के लिए, ये चंद सेवन के लिए। और हमारे सौभाग्य प्राप्त हुआ है भारतीयों के रूप में हमने जन्म। और हमारा देश का स्वाभिमान अनादिकाल से परिचित है। हमारे मनु महाराज ने हजारों साल पहले बोले, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रे जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्यां सर्वमानवः। सारे विश्व से जनता आएंगी इधर, क्या सीखने के लिए? चरित्र शिक्षा करने के लिए। ये चरित्र के ऊपर सर्वाधिक गुरुत्व दिया गया है। और स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में चिकागो एड्रेस का पार्लियामेंट का डेट शिफ्ट हो गया है, उनके पास पैसा नहीं था, तब वो सस्ता होने के लिए वो बोस्टन चले गए। बोस्टन नगरी में वो गैरिकधारी विवेकानंद शीत में कांपते हुए पैदल चलते थे। कोई मेम साहब और साहब दोनों, दो अमेरिकन कपल, वो पीछे आते आते वो महिला बोलने लगी, देखो पतिदेव वो कहाँ से आ गए, देखो कैसा विचित्र आदमी है, लुक एट द जेंटलमैन हाउ फनी ही लुक्स। तुरंत साहब ने बोला, अरे हाउ डू यू से जेंटलमैन, ही इज अ मैडमैन, गॉड नोस टू हिज कंट्री बिलोंग्स। विवेकानंद के पेट में दाना नहीं है, लेकिन मुंह में तेज का भी अंत नहीं है। वो पीछे घूमते हुए अंगुली निर्देश करते हुए बोलने लगे, आई बिलोंग टू ए कंट्री वेयर कैरेक्टर मैक्स मैन एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव कम टू ए कंट्री वेयर टेलर मैक्स मैन। यह भारत हमारे लिए गर्व का कारण है। सनातन धर्म ही हमारा राष्ट्रीयता है। श्री अरविंद कहते हैं कि अब तक मैं समझता था कि हमारा जातीयता ही धर्म है, लेकिन आज मैं समझा कि सनातन धर्म ही हमारा राष्ट्र है। इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। ये जो सनातन नियम है, परमात्मा का अनादि ज्ञान राशि है, यही सनातन धर्म है। और विश्व में ऐसा अनेक देश है, अनेक देश है। जिस देश में एक पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा, पत्थर देखने को नहीं मिलेगा। अनेक देश है जहां बर्फ आप देख नहीं सकते। अनेक देश है जहां साल भर आप मिट्टी का भी दर्शन नहीं कर सकते बर्फ के कारण। अनेक देश है जहां मरुभूमि दिखने को नहीं मिलेगा। अनेक देश है जहां नदी नहीं मिलेगा। अनेक देश है जहां समुद्र दर्शन असंभव है। अनेक देश है जहां सूर्योदय देखने को नहीं मिलेगा। अनेक देश है जहां खनिज दुर्लभ है। परंतु इस सब हमारे देश में सन्निविष्ट है। मरो प्रांतर भी है, शस्य श्यामला सुजला सुफला भूमि भी विद्यमान है। हजारों नदियां है, तीनों दिशाओं में समुद्र मेखला है और हिमाद्री जैसा तुषार मंडित प्राचीर है। परमात्मा ने एक नेचुरल बाउंड्री हमें दे दिया है। और हमारा देश में जो जो सारे विश्व में जो जो आकांक्षित है, अभिप्सित है, श्लाघ्य है, ये सब परमात्मा ने हमको दे दिया है। इस सबका निसर्ग निर्मित दैवी संग्रहालय है हमारे भारत माता। और आज इस भारत माता का दुर्दशा हुआ हमारे कारण। भारत का विभाजन क्यों हुआ?
भारत आज जितना है इसका दुगुना था। अफगानिस्तान भी भारत में था। वहां 150 फुट वाली बौद्ध मूर्तियां क्या यवनों ने क्या है, मुसलमानों ने क्या है, असंभव है। ये शकुनी का राज्य था, गांधार राज्य था। श्रीलंका भी भारत में था, भूटान भी भारत में था, पाकिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश भी भारत में था, म्यांमार भी भारत में था, और विस्तारवादी चीन जो मंगोलियों को और तिब्बतियों को डरता था, जिनके लिए उन्होंने 1,500 किलोमीटर वाली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना निर्माण किया, उनको भी निगल लिया, उनको खत्म करने के लिए वो आगे आ गया, और भारत का सीमा भी संकुचित हो गया। भारत का विभाजन कैसे हुआ? कोई राजनीतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर, अर्थनीतिक आधार पर भारत का विभाजन नहीं हुआ। भारत का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ, और जिन्होंने भारत का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया उनको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, सेकुलरिस्ट कहा जाता है, और जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान किया है उनको सांप्रदायिक कहा जाता है। ये हमारे देश की कैसी विडंबना है। महात्मा गांधी ने बोले थे, पूजनीय बापू ने, माई होल सोल रिवेल्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पार्टीशन, इंडिया विल बी डिवाइडेड ऑन माई डेड बॉडी। एक नेता ने बोला पार्टीशन इज फैंटास्टिक नॉनसेंस, दूसरों ने बोला पार्टीशन इज एन इम्प्रैक्टिकेबल प्रोपोजिशन, बट दिस बिकेम द मोस्ट प्रैक्टिकेबल रियलिटी। देश विभाजित हो गया, सीमा प्रांत चला गया, बेलूचिस्तान चला गया, गुरु नानक की जन्म स्थान ननकाना साहिब चला गया, पंजाब प्रदेश खंडित हुआ गया, सिंधु प्रदेश संपूर्ण चला गया, सिंधु नदी चला गया, और चट्टग्राम जहां पर मास्टर दा आजादी का पहला शंखनाद किए थे वो भी हमसे अलग हो गया, और सिंधु नदी का पवित्र जल हिंदुओं का रक्त में लाल लाल हो गया। हम जो शांतिपूर्ण सहावस्थान कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, इस देश में शांत वातावरण तैयार हो गया देश विभाजन के कारण। जब जब देश का विभाजन किया जाता है तब तब ऐसा दुर्दशा होती है। रक्तपात को अवॉइड करने के लिए पितामह भीष्म ने भी हस्तिना इंद्रप्रस्थ का विभाजन किया था। और सरसैया पर सोते हुए जब युधिष्ठिर को उपदेश देने लगे तब उन्होंने पीड़ा के साथ कहने लगे, युधिष्ठिर, मैंने एक पाप किया है जिसके कारण महाभारत का सर्वनाश हुआ। यह पाप है, राष्ट्र जननी से मैं मेरा पिता को अधिक प्यार किया, और इस पाप के कारण देश का विभाजन हुआ, ये सर्वनाश हुआ। कभी ऐसा मत पाप करो। राष्ट्र जननी भारत माता से किसी को ज्यादा प्यार मत करो। हमको यह याद रखना चाहिए, राष्ट्र जननी सर्वोपरि है। और आज यह चुनौती हमारे लिए भी कालोपयोगी है। ऐसा ही हमारा विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर हुआ, ये रक्तपात को अवॉइड करने के प्ली में, लेकिन ये निस्वार्थ व्यक्तियों के कारण हुआ, और इसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। देश के अंतर्बाह्य सुरक्षा विपन्न हो जाती है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश में एक ऐसा एक प्रभावी नेतृत्व है जो आशा की किरण भी विकिरण करते हैं, अदम्य आत्म प्रत्यय का जागरण भी करते हैं, और यह है नरेंद्र मोदी। और हमारा देश का प्राचीन अतीत कैसा रहा, जब यूरोप, यूनान, मिस्र, अमेरिका का अस्तित्व भी नहीं आया था, कल्पना में भी असंभव था, उस जमाने भी हमारे देश में कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, गणित, खगोल विद्या, ज्योतिर्विद्या, यंत्र विद्या, पराविज्ञान, यांत्रिकी, अणु विज्ञान, चिकित्सा विद्या, सब विषयों में धुरंधर ऐसा हमारे पूर्वज थे जो सारे विश्व का गुरु बने। कल्पना करिए, अगर जीरो का आविष्कार नहीं होता है हिंदुस्तान में, शून्य का, आज गणित कितना अपूर्ण होता है। चिकित्सा विद्या यहाँ जाकर के सारा यूरोप, ग्रीस, यूरोप और अमेरिका और पूरे विश्व में फैला हुआ है, और इस ऐसी महान विभूति हमारे देश में थे। और जहां विश्व में कभी एक छोटा विद्यालय भी नहीं हुआ था, उस जमाने भी हमारे देश में वैश्विक विश्वविद्यालय थे। नालंदा, तक्षशिला, उज्जैनी, कुरुक्षेत्र, ऐसा कई विश्वविद्यालय, 64 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज इधर थे। ये मैं केवल नहीं कहता हूँ, ये मेगास्थनीज, फायर, वेनसंग, अल्बर्नी, इत्सिन, हमारे देश में जितना विदेशी परिव्राजक आए थे तो हमारा देश का गौरव गाथा आज भी गा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भारत का कोई आदमी चोरी नहीं करता था, भारत में कोई आदमी झूठ नहीं बोलता था, भारत का कोई आदमी डिसऑनेस्ट नहीं था, भारत का कोई आदमी चीट नहीं करता था, ऐसा लोक चरित्र था। यह इसका वैभव का कारण था। पितामह भीष्म को जब पूछा गया एक विकसित राष्ट्र का लक्षण क्या,
पितामह भीष्म ने एक अद्भुत उत्तर दिया। जब कोई मध्य रात्रि में एक दिव्य सुंदरी नारी नानाविध दिव्याभरण भूषित होते हुए और नानाविध अलंकार विमंडिता होकर के ग्राम नगर अरण्य बना सर्वत्र घूम कर आती है निरापद में, उसको विकसित राष्ट्र कहते हैं। आप कहेंगे इसमें विकास का क्या लक्षण है? विकास का अर्थ पुल होगा, रास्ता होगा, पार्क होगा, स्विमिंग पूल होगा, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, लाइब्रेरी होगा, ये क्या विकास है? लेकिन जिस देश का नगर अरण्य में घूम करके आ जाती है रात में, इस देश का कोई नुकसान नहीं होगा, इस देश में कोई चीटिंग नहीं होगा, इस देश में कोई बिना टिकट नहीं जाएगा, इस देश में कोई टैक्स नहीं मांगेगा, इस देश में लोक चरित्र इतना होता है, सिटीजनशिप का वैल्यू इस देश में प्रत्येक जनता समझते हैं, इसलिए इस देश का समुन्नति अपरिहार्य है। और मैं आप सबको विनम्रता पूर्वक बोलता हूं कि हमारा देश में आज ये लोक चरित्र का एक संकट आया है। मनुष्य लेकर विवेकानंद तक जिस चरित्र का आह्वान किया है, इस देश में चरित्र का संकट आ गया। और विज्ञान के द्वारा बेईमान को ईमानदार नहीं बनाया जा सकता है, देशद्रोही को देशभक्त नहीं बनाया जा सकता है, भ्रष्टाचारी को सदाचारी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हमको भारतीय संस्कृति का द्वारस्थ होना पड़ेगा और हमारा ये नागरिकता का मूल्यबोध का जागरण करना पड़ेगा। एक कालिदास करके कवि थे, हम सब जानते हैं, कितना स्वाभिमानी कवि वो लिखते हैं, उत्तरम ये अस्त्युत्तरस्यादिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परतो निधि वगाह स्थित पृथ्व्याम इव मानदंड। विश्व का मानदंड स्वरूप हिमालय को उन्होंने कल्पना किया। कितना स्वाभिमानी कवि। भारत के लिए ये स्वाभिमान आज खत्म हो रहा है। कभी विश्व का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आए थे, आज हम विदेश जा रहे हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, बर्लिन, इधर पढ़ने के लिए, हार्वर्ड में पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ इस देश का नाम हुआ भारत। दो मतवाद है, एक भरत का नाम पर, चक्रवर्ती सम्राट भरत का नाम पर, और दूसरा है इसमें ज्ञान रथ सब थे, वहां का अर्थ है ज्ञान और रथ थे, इसलिए ज्ञान साधना में रथ होने के कारण इस देश का नाम भारत हुआ था। और ये स्वाभिमान का मूर्त हमारा विवेकानंद, जब वो अमेरिका छोड़ करके भारत आने के लिए, तो एक बंधु ने पूछा, भारत आपको कैसा लगेगा अब 4 साल इस गौरवमय, इस वैभवमय, ऐश्वर्यमय पाश्चात्य नगरी में निवास करने के बाद? उन्हें बोले, उनका मुखमंडल आरक्त हो गए और उन्हें बोले, भारत मेरे लिए पवित्र था जब मैं अमेरिका आया, और आज भारत मेरे लिए पवित्र तीर्थभूमि, पवित्र तरा। और जब भारत पहुंचे रामनाथ में, स्वामी विवेकानंद को ढूंढने लगे रामनाथ का राजा भास्कर सेतुपति। 10,000 जनता जो घोड़ा खोल करके वो गाड़ी को खींच करके लेने के लिए तैयार थे, लेकिन विवेकानंद अदृश्य कहाँ गए? ढूंढते ढूंढते विवेकानंद मिले समुद्र के किनारे, बालू पर गिड़गिड़ाते हुए। स्वामी विवेकानंद मुट्ठा मुट्ठा बालू लेकर के अपने ऊपर डालते हैं। और राजा जाकर के बोले, स्वामी जी क्या गलती हो गई, मेरा माफ करो। नहीं नहीं, आपका कोई गलती नहीं है राजन, विवेकानंद कहते हैं, गलती मेरा, विवेकानंद का गलती। मैं त्याग भूमि भारत माता को छोड़ करके भोग भूमि पाश्चात्य नगरी को गया था और मेरा शरीर अपवित्र हो गया, इसलिए मैं अपना शरीर को पवित्र बनाता हूं। और यह है हमारा स्वाभिमान। ये स्वाभिमानी भारत को निर्माण करना आज हमारे लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। भारत को भिखारी बना दिया हमारे नेताओं ने, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के जमाने में भारत अभी दाता बन गया। ऋषियों को भी $100 बिलियन दिया भारत। ऐसा भारत का निर्माण करना आज हमारे लिए आह्वान है। कोरोना की संकट के कारण सारा विश्व का अर्थनीति भी खत्म हो चुका है। वो भारत का भी अर्थनीति एक प्रकार के विपर्यस्त हो गया, और भारत को उठाने के लिए हमें नानाविध उपाय करना चाहिए। और इस उपाय में हमारा प्रधानमंत्री ने जो पैकेज और जो पॉलिसी का चेंज किया है, इसमें भारत को आगे लेने के लिए कई व्यवस्था है। और भारत में निर्माण का एक नया परंपरा हम चालू करना चाहते हैं, और भारत का करोड़ों लोगों को काम देना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, इंडिया लिव्स इन कॉटेजेस, और महात्मा गांधी भी यही कहते हैं कि 7 लाख गांव को बिना उठाए भारत का अभ्युदय असंभव है। गांधी जी कहते हैं, नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मासेस के द्वारा प्रोडक्शन कैसे करना, इसलिए कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा महत्व दिया गया है। और हमारा राष्ट्र का सम्मान ऐसे ही वृद्धि होना है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए
प्रधानमंत्री ने आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत, गांव को आत्मनिर्भर करना है, राष्ट्र को भी आत्मनिर्भर करना है। और मैं के उदाहरण मुझे याद आता है, जब टाटा, जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद एक जहाज में जाते थे, तब दोनों में वार्तालाप हुई। वो अमेरिका जाते थे चिकागो एड्रेस के लिए और ये जाते थे व्यापार के लिए। पूछे क्या कर रहे हैं आप? मैं व्यापार कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? अमेरिका से आयरन मेटल ला करके भारत में बेचता हूँ। तब तुम तो रिच हो सकते हो, लेकिन भारत का समृद्धि नहीं होगा। क्यों? आज जब रॉ मटेरियल फर्निश करते हो और फर्निश गुड खरीदते हो विदेश से, तुम कैसे धनी बनोगे? राष्ट्र तो गरीब होता जाएगा। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए? इसने क्या करना चाहिए? वो पाताल तक मिट्टी को खोलो, माइंस को खोलो, पर्वत को क्रश करो और लाखों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, अपना रिसर्च इनोवेशन विंग क्रिएट करो। बी ए प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए मार्केट ट्रेडर। डोंट बी ए ट्रेडर, बी ए प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूस करने के लिए, छोटा छोटा उद्योग चालू करने के लिए कई व्यवस्था हमारे पैकेज में दिया गया है। जैसा 3 लाख करोड़ दिया गया है स्टैंडर्ड इंडस्ट्री के लिए, स्ट्रेस्ड अकाउंट के लिए 20,000 करोड़, फिर हेल्दी इंस्टीट्यूशन के लिए 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स दिया गया है। ऐसा कई व्यवस्था किया गया है। फिर नया जो स्टार्टअप के लिए पीएमएजीपी, स्फूर्ति, एस्पायर के माध्यम से गांव में छोटा छोटा क्लस्टर, जैसा हनी का क्लस्टर, कपड़े का क्लस्टर, चरखे का क्लस्टर, सोलर चरखे का क्लस्टर, ऐसा और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दे करके गांव में लघु उद्योग का प्रारंभ किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन विलेज, स्मार्ट विलेज, डिजिटल विलेज बनाना आज सबसे बड़ा आह्वान है। वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ऐसा कई प्रकार के गांव में हर एक आदमी को रोजगार दिलाना, हर एक परिवार को एक घर, पक्का घर, एक लेट्रिन, टॉयलेट, उजाला में गैस, बिजली और शुद्ध पानी। ये प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी सपना 80% साकार हो चुका है, बाकी 20% साकार होना है। लोगों में आत्मविश्वास निर्माण करना। पीपी किट्स एक भी नहीं होता था कोरोना से पहले, लेकिन आज हम लगभग 3.5 लाख प्रतिदिन प्रोड्यूस करते हैं, एमएसएमई और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिलकर के, और हम विदेश को भी रफ्तानी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे मछली के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20,050 करोड़ की व्यवस्था किया गया है। और मेरीकल्चर, इनलैंड कल्चर और एक्वा कल्चर और ये आरएस, ब्रैकिश वाटर कल्चर, ऑर्नामेंटल फिश कल्चर, पर्ल कल्चर, सीवीड का कल्चर, फिश फीड प्लांट, हेचरी, नाना प्रकार से ये करके इस आय, किसानों का आय को दुगना करने के लिए नरेंद्र मोदी का सपना को हम साकार करेंगे। कृषि और कृषि आधारित शिल्प और फूड प्रोसेसिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, हस्तशिल्प, कुटीर शिल्प, इस सब दिशाओं में हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के हाथ को काम दिलाना आज हमारे लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। विवेकानंद कहते थे, so long as millions live in hunger and poverty, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays the least heed to them. So we shall have to look into it. Universities like Gujarat Central University is to be congratulated because you have taken a pioneer step, and all universities should come forward. ये ज्ञान दिलाना, टेक्नोलॉजी दिलाना, रिसर्च करना और लोगों को हैंड-होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए ये विश्वविद्यालयों को आगे आना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, बहुत बड़ी आवश्यकता है। गांधी जी का सपना क्या है? सर्वोदय। गांधी जी कहते थे सर्वोदय, सभीयों का अभ्युदय वो। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपना वक्तव्य को एक सूत्र में बांध दिया कि अंत्योदय। जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति का अभ्युदय नहीं होता है, तब तक राष्ट्र का सामग्री का भी उत्थान असंभव है। और इसको राजनीतिक परिभाषा में नरेंद्र मोदी जी ने बोले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस संकल्पना को पूर्ण करने के लिए हम सबको योगदान देना चाहिए, और ऐसे नया भारत का अभ्युदय होगा जो विवेकानंद ने स्वप्न दिखा था। ये पीजेंट्स की कटेज से, कॉलर्स की हट से ये भारत जगेगा सामान्य आदमी से। विवेकानंद कहते हैं, मत भूलो कि तुम्हारा ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी, मोची, मेहनतर, ये सब तुम्हारे रक्त है, तुम्हारे भाई है। इन सबको जगाना, इन सबको हाथ को काम दिलाना, इनका ज्ञान वर्धन कराना और इनको प्रशिक्षण देना और एक नया भारत निर्माण करने का सपना इस देश में 130 करोड़ जनता में जागरण करना, ऐसा एक महान कार्य हमारे अंदर में जागरण होना चाहिए। और यह काम करते हुए अगर हमारा मार्ग अवरोध कोई करेगा, कोई दुष्ट ग्रह, अगर शनि ग्रह आ जाएगा, तो प्रयत्न का कृपण लेकर के इनको नष्ट निर्मूल करते हुए भारत माता को
विश्व का स्वर्णिम सिंहासन में हम बिठाएंगे और सारा संकट को मुकाबला करके हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा लाइफ इंक्यूबेशन सेंटर, टोल रूम, ट्रेनिंग सेंटर, ये सब करते हुए पूरे देश में एक वर्क कल्चर का स्थापना करेंगे और ये सब अपने लिए नहीं, देश के लिए। इस भावना के परिवर्तन के साथ संपूर्ण चित्र का परिवर्तन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। जैसे मैं एक कहानी कह करके मेरा वाणी को विराम देता हूँ। एक सेतु में 3 श्रमिक काम कर देते। एक पथिक जा करके किसी को पूछा, अरे भाई इतना धूप में क्यों काम करते हो, जाओ विश्राम करो। वो बोला मुझे तो मजदूरी मिलना है, इसलिए मैं नहीं करूंगा तो मुझे मजदूर नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा श्रमिकों को पूछा, उन्होंने बोला देखो ये मालिक का आदेश है, मैं तो स्लेव हूँ, दास हूँ, मैं तो आदेश पालन करना है, मैं बाध्य हूँ, इच्छा न होते भी पालन करना है। तीसरा श्रमिक को पूछा, उन्होंने बोला, उनका मुखमंडल आरक्त हो गया, बोला देखो भाई ये मेरा लिए दैवीय सहयोग, परमात्मा की कृपा है। मेरा गांव सारे जगत से विच्छिन्न था इस नदी के द्वारा। हमारा गांव का बच्चा स्कूल को नहीं जा पाते थे, हम बाजार नहीं जा पाते थे, मार्केटिंग नहीं कर पाते थे, कोई एम्बुलेंस या कोई फायर व्हीकल नहीं आ पाता था, इसलिए हमारा लोग मर जाते थे। ये सेतु में काम करने का मेरा परमात्मा का वरदान है, मुझे चांस मिला है। मजदूरी तो समान मिलेगा लेकिन आत्मिक शांति इसको स्वतंत्र रूप में मिलेगा। इसलिए आइए सब इस प्रखर राष्ट्रभक्ति का भावना तैयार करें, पागल देशभक्तों को बनाए जो इस सपनों को साकार करेगा और भारत को विश्व का ऊंचाई पर ले जाएगा और भारत को विश्व का स्वर्णिम सिंहासन, विश्व गुरु का आसन पर बिठाएंगे। ये नया भारत का संकल्पना को हम साकार करेंगे। और आप सबको इसलिए मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप सब ये दिव्य कर्म में जुड़े। नमस्कार। भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आपकी अतिश्वी वाणी, जैसे कि हम सबको ये उम्मीद थी कि हमें ये न केवल लाभान्वित करेगा, एक नया ऊर्जा हमारी अंतर मन में पैदा करेगा और वास्तव में इतनी आपके जो संबोधन था, जो भाषण था, एक नया ऊर्जा उत्पन्न करने में बहुत हमें मदद करेगा। आप स्वयं को क्वारंटाइन करने के बावजूद इतना समय और कीमती समय हमको दिए। अभी दर्शक सभी जो हमको मैं बताना चाहूँगा कि नीलगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उन्हीं की एमएलए के साथ और आप अपनी जो सांसद कार्य क्षेत्र है वहाँ पे कार्य करते करते एक पॉजिटिव केस आया जिसके साथ आप रहे और उसके बाद मंत्री जी स्वयं को क्वारंटाइन किए और उसके बावजूद भी आप हमें ये समय दिए, इसलिए मैं बहुत बहुत दिल से आभार पूरी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से। अब मैं बिना वक्त जाहिर किए हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर से मैं विनती करूंगा कि वो अध्यक्ष भाषण हमें दे और संबोधित करें। माननीय कुलपति जी प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर। परमादरणीय माननीय मंत्री जी, सारंगी जी, हमारे गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी, आज इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यान आयोजित कराने वाले, मुख्य भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर अतानु महापात्रा जी, हमारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण तथा इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सुधीजन, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतना सुंदर उन्होंने वक्तव्य दिया और इतना बोधगम्य और इतना विद्वतापूर्ण और विस्तृत रूप से कि हम लोग वास्तव में बहुत बहुत आभारी हैं इतना अच्छा आपका उद्बोधन सुनने के लिए। आपने हमारे भारत वर्ष की जो पुरानी परंपरा है शुरू से लेकर के आज तक आधुनिक भारत तक के बारे में आपने बताया। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में उद्धृत है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम क्षेत्र तत् भारतम नाम भारती एव संतति। ये विष्णु पुराण में आज से कई हजार वर्ष, 3000 वर्ष पूर्व उद्धृत है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय पहाड़ के दक्षिण में जो हमारा क्षेत्र है वो हमारा भारत है और हम इसकी संतति हैं। और कई हजार वर्षों से ये जो हमारा भारत है इसकी अपनी एक संस्कृति है, जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा। और हम तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान भी मानता है उत्खनन के द्वारा कि लगभग 12,000 वर्ष पुरानी हमारी यहाँ की सभ्यता है और हम तो लाखों वर्ष पुरानी अपनी सभ्यता को मानते हैं। और इस क्योंकि ये भारत राष्ट्र है और इसकी संस्कृति का निर्माण
करने में हमारे ऋषि मुनि और हमारे एक से एक हमारे विद्वान जन रहे हैं, जिनकी एक परंपरा रही है। और हम तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान भी मानता है, और उस परंपरा के तहत आज जिस संस्कृति का निर्माण हुआ है, उस संस्कृति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सभ्यताएं तो कितनी आती हैं, सभ्यताएं जाती हैं, मगर हम विविध बोलियों को बोलने वाले राज्य के भले ही हों, मगर पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक हमारी संस्कृति है। और संस्कृति का मूल आधार हमारे यहाँ सांस्कृतिक एकता है, और उसके मूल में हमारे यहाँ अध्यात्म है। हमारी आध्यात्मिक शक्ति है जो पूरे हमारे देश को जोड़ी हुई है, क्योंकि हमारी संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है। हम सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान के भी हम उपासक हैं। हम केवल वैभव के प्रति नहीं हैं, वैभव ही हमारा साध्य नहीं है, हमारा साध्य अध्यात्म है। और ये पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हर व्यक्ति इस राष्ट्र का ये स्वीकार करता है, और यही हमारा दर्शन है जिसके चलते हम पूरे विश्व में विख्यात हैं। हमारे यहाँ एक से एक कवि हुए हैं जिन्होंने कि राष्ट्र गौरव के प्रति बखान किया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। वो लिखे थे, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमें आज स्वदेश के अभिमान को हम अपने अंदर, जो हमारा स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान को जगाना है। और जगाना इसलिए जरूरी है कि हमें ये जानना जरूरी है कि हम कहाँ से लेकर के आज तक यहाँ पहुँचे हैं। जब तक हम अपने पीछे के रास्ते को नहीं जानेंगे, जब तक हम प्रत्यंचा को पूरे पीछे तक नहीं खींचेंगे, तब तक हम आगे तक लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हमारे राष्ट्र की संस्कृति कितनी पुरानी है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा, हम देखें बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, एंगर्स मेडिसन ने लिखा है, जो बहुत बड़ा, समझिए कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट इंग्लैंड का था। उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में लिखा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक थ्योरी लिखने में, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स बुक्स में उसने लिखा है कि पहली शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारत का कंट्रीब्यूशन पूरे जीडीपी में, विश्व में हम देखें तो 15 से 20% कंट्रीब्यूशन था। और हमारे यहाँ हर तरह के उद्योग धंधे थे। हमारे यहाँ देश तो कृषि प्रधान था ही, कृषि के अलावा भी उद्योग धंधे सारे हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होते थे, तभी हमारा देश सोने का चिड़िया। इसलिए हमारा अतीत इतना गौरवशाली है कि उस समय हम जब आत्मनिर्भर थे, जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 15-20% हमारा भारत की इकोनॉमी हुआ करती थी, तो हम आगे भी हमें सोचने की जरूरत है। ये तो हम समझिए कि बीच का कुछ कालखंड था मुगलों और ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हम गुलाम हो गए और हमारी सांस्कृतिक एकता पर प्रहार किया गया। जैसा कि कहा माननीय मंत्री जी ने कि हमारे देश में बाहर से घूमने वाले बहुत आए। हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था, उसके बाद हुएनसंग आए, और सन 1835 में जो कि मैकाले आया बाद में, जिसने कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताया, जैसा कि कहा मंत्री जी ने कि देश में कोई गरीब नहीं था, देश में के सभी आत्मसम्मानी थे। तो वही आत्मसम्मान, आत्मगौरव हमको फिर से लाना होगा, और जो हमारी सांस्कृतिक एकता जो उस समय थी, उसको हमें मजबूत करना होगा। और चरित्र निर्माण की बात जो आपने कहा, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से तो मुक्त हुआ, मगर हम विभिन्न प्रकार के वादों की तरफ, समाजवाद, साम्यवाद, क्या क्या वाद की तरफ हम चलते चले गए अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के, और राष्ट्र गौरव से हम विमुख हो गए। जैसा कि आपने कहा, पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि यदि हमको अंत्योदय की बात करनी है तो हर मनुष्य को विकसित होना होगा, और मनुष्य के विकसित होने का अर्थ है कि मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का भी विकास करना होगा। आध्यात्मिक रूप से हमको विकसित करना होगा, क्योंकि हम जब आध्यात्मिक रूप से अपने आप को विकसित करेंगे, जब हम समझेंगे कि परम पिता परमेश्वर हमारी एक सत्ता है, तो निश्चित रूप से चाहे हम राजनीतिक सत्ता में भी रहेंगे तो हम भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, क्योंकि हम अध्यात्म के प्रति हम सचेत हैं, हम परमपिता परमेश्वर के प्रति सचेत हैं। मगर हमारी कुछ नीतियां इस तरह से आज़ादी के बाद चलती चली गई कि वो नीतियां मुख्य रूप से हमारे अर्थ के प्रति होती चली गई, जबकि हम तो कहते हैं कि
धर्म अर्थ और काम मोक्ष है। अर्थ तो उतना ही चाहिए हमको, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं साधु न भूखा जाए। और मंत्री जी तो खुद इसके उदाहरण हैं। तो हम जो अंत्योदय की परिकल्पना थी माननीय पंडित दीनदयाल जी की, उस परिकल्पना को देखते हुए वो हर व्यक्ति अपने आप को विकसित करने की आवश्यकता है, शरीर मन बुद्धि और आत्मा से विकसित करने की आवश्यकता है। और जो हमारा जो आत्मगौरव है भारत का, जो पुराना, उसको आत्म वैभव को हमको सबके अंदर जगाना होगा। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो कि महान देशभक्त थे, उन्होंने जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उन्होंने स्वरचित लिखा है विश्वविद्यालय का उद्देश्य कि प्रसादात विश्वनाथस्य काश्याम भागीरथी तटे विश्वविद्यालयो श्रेष्ठोयम हिंदू नाम मानवर्धन। हिंदू की सनातन संस्कृति जो हमारी संस्कृति है, उसके ज्ञान के प्रसार के लिए और उसको ज्ञान को अपने अंदर लेने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। क्योंकि मालवीय जी महाराज को यह पता था कि हमारा देश जब आज़ाद होगा, विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, उनको पता था कि देश जब आज़ाद होगा तो कहीं हमारी पुरानी ये जो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है ये कहीं संक्रमित न हो जाए अंग्रेजों के चंगुल में आकर के, अंग्रेजियत के चलते। इसीलिए उन्होंने हिंदू नाम मानवर्धना की बात की कि हमारी जो संस्कृति, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनका प्रचार प्रसार और हमारे युवाओं को उसको आत्मसात करना जरूरी है। तो आज ये विशेष रूप से आवश्यकता है कि हमारे देश को, हम राष्ट्र गौरव को हम पहचानें। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, विद्वानों की परंपरा रही है। काशी की धरती से ईसा से 600 वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की, जबकि कहीं भी विश्व में मेडिकल साइंस का नामो निशान नहीं था। आपने बिल्कुल यथार्थ बात की कि पूरे विश्व के लोग जब विश्वविद्यालयों और विद्यालयों की संकल्पना कर रहे थे, उस समय ईसा से 600 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा थी, शिक्षा व्यवस्था की परंपरा थी। और वो शिक्षा हमारे यहाँ सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का समन्वय था। यह भारत देश है जहाँ के शिक्षा के दर्शन में भी भारतीयता के साथ साथ आध्यात्मिकता का समन्वय है, अद्भुत समन्वय है। और हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें, पाश्चात्य शिक्षा की बात करें, तो वो सांसारिक ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य ही उनके लिए साध्य है, मनुष्य की सुख सुविधा के लिए। हम मनुष्य की सुख सुविधा के लिए नहीं करते, हम मनुष्य तो हम एक साधन मात्र हैं। और परम सुख तो हमारा आध्यात्मिक सुख है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अध्यात्म विद्या सबसे बड़ी विद्या है। तो हम अध्यात्म विद्या के उपासक हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भारत तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये भी यही बात कही थी कि भारत तो भूमि का टुकड़ा नहीं, यह तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह बंधन की भूमि है, नमन की भूमि है, चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अटल जी ने कहा था। तो ये तो हमारी ये राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। क्यों? क्योंकि इसकी एक अपनी जीती जागती अपनी संस्कृति है। यह जागृत राष्ट्र है, इसकी अपनी संस्कृति है। और संस्कृति में हमने जो पेड़ पौधे उनको हमने देवता माना है, नदियों को हमने देवता माना है। अभी माँ सुरसरी के बारे में आपने कहा, मैं तो काशी की धरती पे मैं रहने वाला हूँ मूलतः, जो कि ज्ञान या अध्यात्म और सनातन संस्कृति की राजधानी है काशी, जहाँ की माँ सुरसरी खुद प्रवाहित होती हैं। तो आज हमें आवश्यकता है कि आत्मबोध करने की। और उन्होंने आपने अखंडता की बात की। हम लोग उस गुजरात की धरती पर माननीय मंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, जो सरदार पटेल की धरती है, जिन्होंने कि खुद 562 रियासतों को, देश की रियासतों को उतने एकीकृत करके एकीकृत भारत महान का सपना उन्होंने पूरे देश को दिखाया। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पुनः उन्होंने आह्वान किया कि हम आत्मनिर्भर बने, हम अपनी देश का जो आत्मगौरव है वो युवाओं में हम जगाएं। और जिस प्रकार से हमारा देश अपने आप आत्मनिर्भर था, हम कृषि में भी आत्मनिर्भर थे, उद्योग धंधों में भी हम आत्मनिर्भर थे। और हमारे सारे महापुरुषों ने आत्मनिर्भरता की बात जिस प्रकार से कही, चाहे महामना मालवीय जी हों, बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, बड़े बड़े और जितने भी महापुरुष हैं, तो आज हमको फिर से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी एक दूसरे के पर्याय जैसे हैं। पुनः आज हमको स्वदेशी से, हमको पूरा स्वदेश और स्वदेशी से प्यार हमें सिखाने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को सिखाने की आवश्यकता है। महामना मालवीय जी भी कहते थे अपने बच्चों से, सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामेनाय विद्या देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। कहते थे मालवीय जी
कि देशभक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। हम राष्ट्र को ऊपर रखें, व्यक्ति अपने केवल अपने विकास के ऊपर उन्मुख नहीं हो, हम राष्ट्र सर्वोपरि है, ये देख करके हम अपना विकास करें और राष्ट्र के वैभव को हम पहचानें, राष्ट्र के गौरव को हम पहचानें, अपने स्वाभिमान को हम पहचानें और स्वाभिमान को पहचानते हुए हम आत्मनिर्भरता का आज प्रतीक बनना है। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हमारे विशेष करके पड़ोसी मुल्कों के साथ किस तरह का संबंध है, इसलिए हमें आज विशेष आवश्यकता हो गई है कि हम अपनी आवश्यकताओं को हम सीमित करें और हम आत्मनिर्भर बने और हमारे यहाँ जो सामान जो हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, अधिक से अधिक उनको हम करें और आज उपयोग करें। आज हमें हमारे गाँवों को भी स्वाभिमान की भावना जगाने की जरूरत है और जैसे कि हमारे पुराने समय में हमारे गांव भी अपने आप में आत्मनिर्भर हुआ करते थे, उसी प्रकार पुनः हमको आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। जो गांव से जो बने हुए जो सामान हैं उसको अधिक से अधिक उसको प्रोड्यूस करने की, उसको कंज्यूम करने की उसकी आवश्यकता है और राष्ट्र के हर व्यक्ति में राष्ट्रबोध की आज आवश्यकता है, विशेष करके हमारे युवाओं में, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है। लगभग 38 करोड़ की आबादी हमारे यहाँ युवाओं की है, तो विशेषकर आज करके युवा वर्ग, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि चरित्र का संकट है, तो युवा वर्ग को समझना होगा कि हमको अपने चरित्र को मजबूत करना होगा और हमको चरित्रवान बनते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा ताकि समर्थ व्यक्तित्व जब होगा तभी हम समर्थ समाज की परिकल्पना कर सकते हैं और तभी हम समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रकार हमारा राष्ट्र समर्थ था उसी प्रकार हमको समर्थ राष्ट्र हमको बनाना है। और उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि और मैं बधाई देता हूं प्रोफेसर अतनु महापात्रा जी को कि आज आपने बड़ा ही समीचीन विषय रखा कि स्वाभिमान, अखंडता एवं आत्मनिर्भरता का प्रतीक भारत, और निश्चित रूप से जो नया भारत की परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जिसे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि अभी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अभी दिया गया है, जो अनाउंस किया गया है, वो हमारे जीडीपी का लगभग 10% है, जिसमें कि बहुत सारे स्टार्टअप्स और सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे यूनिवर्सिटी शिक्षा संस्थानों के लिए भी उसमें ऑनलाइन टीचिंग के लिए, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी बहुत सारा प्राविधान है। तो हम निश्चित आगे आने वाले दिनों में ये युवा शक्ति के फलस्वरूप जो हमारे सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको साकार करने की दिशा में हम फिर से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। हमारे अंदर स्वाभिमान लाने की आवश्यकता है और जो कि अखंड भारत की परिकल्पना सरदार पटेल ने की थी और स्वामी विवेकानंद ने सब ने की थी, उस प्रकार उसी अखंड भारत की तरफ हम आगे की तरफ हम बढ़ें। इसी के साथ साथ में पुनः माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इतना सुंदर उद्बोधन दिया। बहुत 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 आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि जैसा मैंने शुरू से प्रारंभ में कहा था, एक वैज्ञानिक होने के बावजूद भी हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर रामाशंकर दुबे जी का एक गहरा न केवल अध्ययन है बल्कि रुचि भी है समाजशास्त्र में और समाज विज्ञान में। तो उन्होंने बखूबी हमें एक तरह के मार्गदर्शन दिया और क्योंकि समय मंत्री जी का बहुत हो चुका है, तो मैं अभी अगला इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। हम उपस्थित हैं सभी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में, सबको धन्यवाद देता हूँ। खास करके हमारे जो आज के मेहमान थे प्रताप चंद्र षडंगी जी, माननीय मंत्री भारत सरकार के, और प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जो आज की अध्यक्षता कर रहे थे, और साथ साथ प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी को। आज ये कार्यक्रम संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि निरंतर एक भारत श्रेष्ठ भारत जब से 2017 से प्रारंभ हुआ इस विश्वविद्यालय में, तब से निरंतर हम हर 2-4 महीने में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन खास करके जैसे ही लॉकडाउन पीरियड में हमने इसको सोचा कि हम अधिक से अधिक लोग तक पहुंचेंगे अलग अलग विषय लेके, और इस कड़ी में ये हमारा चौथा कार्यक्रम था। पांचवा और छठा कार्यक्रम भी इसी महीने के अंतर्गत हम प्रयास करेंगे कि करने के लिए। और अगला कार्यक्रम जो हमारा होगा 23 जुलाई को, जो चंद्रशेखर आजाद जी का जयंती है, उस दिन हम रखेंगे कार्यक्रम के। उम्मीद करते हैं कि उस दिन भी ऐसे हमें अजस्वी भाषण सुनने को मिले और हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो। अब मैं विनती करूंगा हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत टीम की जो कन्वीनर है डॉक्टर मीनाक्षी बेन परमार, कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें इस कार्यक्रम के अंत में। इसके पश्चात कार्यक्रम संपूर्ण समापन घोषणा की जाएगी। डॉक्टर मीनाक्षी बेन परमार, आप हमारी आवाज आवे छे तमने? हाँ, आवे छे। हाँ, थैंक यू प्लीज। सर।
संस्कृत में एक श्लोक है, मैं इतना तो संस्कृत जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये श्लोक मुझे यहाँ बहुत ही उचित लगा। जो हमारे नए स्पीकर आए हैं डॉक्टर श्री प्रताप चंद्रा सारंगी सर, जो मिनिस्टर है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञश देव मुत्तिजम होतारम रत्न धातकम। इसका अर्थ ये है कि जो अग्नि प्रज्वलित होती है और जो अग्नि हमें मिलती है वो कहीं ना कहीं उसे प्रज्वलित करने वाले पुरोहित से मिलती है। तो मैं श्री सारंगी सर को ये पुरोहित से कम नहीं समझती हूँ, जिन्होंने आज अपने वाणी से आत्मनिर्भरता, अखंडता की एक अग्नि हमारे में प्रज्वलित करी है। सर, आपका खूब खूब आभार, आपको खूब खूब मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से, एक भारत श्रेष्ठ भारत टीम की तरफ से, हमारे वाइस चांसलर की तरफ से थैंक यू वेरी मच सर। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी सर के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो संस्कृत का श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सर जो है तो साइंस के प्रोफेसर, लेकिन जो उनका कल्चर के प्रति एक लगाव है, उस लगाव ने आज हमारे सबके दिल में सच ही जो आत्मनिर्भरता की अग्नि प्रज्वलित की है सर ने, वो हमेशा ही प्रज्वलित करते रहेंगे उनके ज्ञान से, उनकी वाणी से और उनकी आशीर्वाद से। सो आपका भी सर मैं खूब खूब तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ रजिस्ट्रार सर प्रोफेसर आलोक गुप्ता सर का, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए हमें बहुत ही बहुत ही मदद की है। मैं शुक्रिया अदा करूंगी नोडल ऑफिसर सर प्रोफेसर रत्नु कुमार महापात्र सर का, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत सीयूजी टीम के नोडल ऑफिसर है, जिनके प्रयत्न से ये सारे सेशन हो पा रहे हैं। अदरवाइज ये जो सर है सारंगी सर, उनकी ये वाणी हम तक पहुंचती भी नहीं, और वीसी सर जो कल्चर से इतना जुड़े हुए हैं वो भी हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास ये महानुभव है और उनके पास इतना सारा ज्ञान है। तो सर आपका खूब खूब शुक्रिया। मैं आईसीटी टीम प्रोफेसर मनीष सर, मयूर भाई और राजेश भाई का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं EBSB टीम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और ऑल पार्टिसिपेंट्स जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, और क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है फेसबुक पे, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें जितनी भी ऑडियंस है, वो सारे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बस जो सर ने कहा है, आत्मनिर्भरता, अखंडता और नए भारत की रचना हमें करनी है, तो ये महानुभवों से जो आज हमें ज्ञान मिला है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा करते हैं। पुनः मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात की तरफ से मंत्री जी श्री प्रताप सारंगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खूब। और वह अंत में यही कहूँगा गुजराती में जो प्रचलित है, सर आवजो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।